1987 तक किम के पास एक स्ट्रॉन्ग केस बन गया था और उसने ये पूरी रिपोर्ट एक मीडिया आउटलेट के थ्रू पब्लिश करवाई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ब्रदर्स होम एक स्लेव कैंप है और इस स्लेव कैंप के पीछे एक नाम रिपीटेडली आया और वो था पार्क इन क्यून। लेकिन पार्क ब्रदर्स होम का इन अ वे सिर्फ एक हेड गार्ड था। वो खुद इतना पावरफुल नहीं था कि बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले रन कर ले। तो आखिर ब्रदर्स वेलफेयर होम का असली लीडर कौन था? आपको स्क्विड गेम्स का फ्रंटमैन याद है? (1987) में जब ब्रदर्स वेलफेयर होम का पर्दाफाश हुआ तब सामने आया कि पार्क इन ग्यून इस कैंप का डायरेक्टर था। किम की रिपोर्ट ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था। रिपोर्ट रिलीज होते ही पार्क को अरेस्ट कर लिया गया एंड उससे कैंप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जाहिर सी बात है, जब पार्क के इतने घटिया काम पब्लिक में आए तो पब्लिक उससे बहुत नाराज थी। लेकिन इतने बैकलैश, क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म के बाद भी पार्क अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस में बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस नजर आया। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ना उसे किसी चीज का रिग्रेट है ना लॉ का डर। इट सीम जैसे सब कुछ उसके ही कंट्रोल में है। इनफैक्ट इस पूरे एक्सपोज के बाद भी पार्क को सिर्फ 2.5 साल की सजा सुनाई गई, वो भी ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। टॉर्चर, ऑर्गन स्मगलिंग, स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बट हाउ वाज दिस इवन पॉसिबल? हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन एस्केप फ्रॉम दिस एक्यूजेशन? क्लियरली पार्क के पीछे किसी का तो हाथ था, क्योंकि पार्क खुद एक वेलफेयर कैंप रन करने वाला साधारण सा इंसान था। फॉर श्योर इस पूरे सिंडिकेट के पीछे कोई बहुत पावरफुल था। ये कौन शख्स था जो गवर्नमेंट को अपने इशारों पे नचा रहा था? कौन था ये जो साउथ कोरिया के कानून को अब्यूज कर रहा था? कौन था ये जिसको गवर्नमेंट भी टच नहीं कर पा रही थी? आप में से बहुत लोगों को शायद अब ये लग रहा होगा कि ये मास्टरमाइंड गवर्नमेंट में से ही कोई हो। बट हाउ वुड यू फील इफ आई टेल यू दिस पर्सन वॉज द गवर्नमेंट? ये शख्स था साउथ कोरिया का उस टाइम का प्रेसिडेंट चुन डू हुआन। चुन डू हुआन साउथ कोरिया के एक फॉर्मर मिलिट्री जनरल थे जो 1980 से लेकर 1988 तक प्रेसिडेंट रहे। 1979 में उन्होंने एक मिलिट्री कूप के जरिए पावर हासिल करी एंड अपनी सरकार का कंट्रोल मजबूत बनाया। उनके शासन का सबसे यादगार और कंट्रोवर्शियल इवेंट था 1980 का ग्वांगजू मैसेकर, जिसमें डेमोक्रेसी की मांग कर रहे लोगों पर आर्मी ने हमला कर दिया और कई लोग मारे गए। चुन का टेन्योर साउथ कोरिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाना जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स और प्रेस की फ्रीडम को दबाने की वजह से उनकी इमेज क्रूएल और हेट्रेड लीडर की रही। चुन डू हुआन का नाम साउथ कोरिया की हिस्ट्री में एक ऐसे लीडर के रूप में रखा गया है जिनके रूल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी को हर पॉसिबल वे से दबाया गया। अपने टेन्योर में ही चुन वेग्रेंट स्वीप पॉलिसी लाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सड़क पे रहने वाले लावारिस लोगों को स्ट्रीट से उठा के वेलफेयर होम्स में भेजा जाता था। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, मेंटली इल एंड डिसेबल्ड लोग भी शामिल थे। ब्रदर्स होम एंड बाकी के सारे वेलफेयर कैंप्स को भी पर पर्सन के हिसाब से पैसे भेजे जाते थे, जिससे वो हर इंसान की प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, जिससे कैंप में रहने वाले हर इंसान को एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को भी कमीशन दिया जाता था हर उस इंसान का जिसको वो कैंप भेजते थे। बट आखिर चुन डू हुआन को ये पॉलिसी लाने की जरूरत ही क्या पड़ी? आखिर ये लोग किसी का क्या ही नुकसान कर रहे हो? इस चीज का रीजन सुनने के बाद शायद तुम खुद भी बहुत शॉक हो जाओ। 1980s में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में दुनिया के 2 सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे गए। 1986 में सियोल एशियन गेम्स एंड 1988 में ओलंपिक गेम्स। किसी भी कंट्री में अगर ओलंपिक जितने बड़े इवेंट्स होते हैं तो इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया की नजर उस देश पे है। ऐसे में कोई भी देश चाहेगा कि वो दुनिया के सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखा पाए। इनफैक्ट लास्ट पेरिस ओलंपिक्स में भी फ्रांस ने लगभग 80,000 करोड़ रुपीस खर्च करे थे। ओलंपिक गेम्स के जरिए देश पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस एंड इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बट 1980s के टाइम पे साउथ कोरिया पे मिलिट्री रूल लगा हुआ था। पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई थी कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है एंड साउथ कोरिया के लिए ओलंपिक्स ही वो मौका थे जिसके थ्रू वो अपनी इमेज दुनिया के सामने सुधार पाए। बट ऑनेस्टली उस टाइम पे साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी और लोगों में बहुत गरीबी भी थी। 1960 से लेकर 1980s तक साउथ कोरिया में होमलेस लोगों का काउंट रैपिडली बढ़ गया था एंड साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चुन डू हुआन के अकॉर्डिंग होमलेस लोग साउथ कोरिया की इमेज पे एक धब्बा थे।
तो उन्होंने वेग्रेंट स्वीप पॉलिसी निकाली, जिसमें दुनिया के सामने साउथ कोरिया को क्लीन एंड डेवलप्ड दिखाने के लिए उन्होंने हजारों लोग जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं था उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में एकदम किसी कैदी की तरह रखा। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट्स लॉजिक, अगर वो दुनिया को ये दिखाएंगे कि साउथ कोरिया में गरीब लोग नहीं है तो दुनिया को तो यही लगेगा कि साउथ कोरिया में गरीबी भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट्स के लिए ऐसे टाइम पे जब उनकी प्रजा पे क्राइसिस आ रखी हो, ज्यादा जरूरी क्या है, देश के अंदर के मसलों को सॉल्व करना या देश की इमेज को ग्लोबली क्लेंस करना? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। अब जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स थे इनको फंडिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलती थी एंड पुलिस को भी इसमें पर पर्सन के हिसाब से कमीशन मिलता था। बट किसी भी कंसंट्रेशन कैंप की कोई भी स्क्रूटनी नहीं होती थी, ना उनमें किसी भी ह्यूमन राइट्स को फॉलो करा जाता था। और प्रेसिडेंट चुन भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये बोला भी है कि ये जो कैंप्स में रहने वाले लोग हैं ये अनवांटेड लोग हैं एंड ये डिजर्व करते हैं ऐसी कंडीशंस में जीना। ब्रदर्स वेलफेयर होम को ऑफिशियली 1987 में बंद कर दिया गया। इसका क्लोजर साउथ कोरियन मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के प्रेशर के बाद हुआ, जब फैसिलिटी के अंदर के टॉर्चर, जबरदस्ती काम करवाना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में जानकारी बाहर आई। 1987 में साउथ कोरिया में चल रही डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और चुन डू हुआन के अथॉरिटेरियन शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट ने भी इसके क्लोजर में बड़ा रोल प्ले करा। इस फैसिलिटी के बंद होने के बाद भी सर्वाइवर्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस पर इन्वेस्टिगेशन और इंसाफ की मांग करी, लेकिन काफी अरसे तक इस मुद्दे को दबाया गया एंड लोगों को इंसाफ नहीं मिला। स्क्विड गेम शो में जो भी आपको दिखाया गया उसकी स्टोरी लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, जहाँ एक तरफ क्लियरली पैरेलल्स ड्रॉ करने पे स्क्विड गेम्स एंड ब्रदर्स वेलफेयर होम में काफी सारी सिमिलरिटीज दिख जाती हैं। दूसरी तरफ जो ब्रदर्स वेलफेयर होम के ट्रू हॉरर्स थे उनको स्क्रीन या शो के थ्रू डिपिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ब्रदर्स होम में लोगों ने डेकेड स्पेंड कर दिए, जिसका मतलब है अगर कोई बच्चा बचपन में इसमें गया तो वो सीधे जवानी में बाहर आया। विक्टिम्स ने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे टाइम्स इस दर्दनाक जगह में निकाल दिए जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को अपनी इमेज दुनिया के सामने सुधारनी थी। ऐसी स्टोरीज क्लियरली ये दिखाती हैं कैसे आज की मॉडर्न एंड वाइट वॉश दुनिया के बनने के पीछे कितनी हॉरिफिक स्टोरीज हैं जिनका दुनिया के सामने आना कितना जरूरी है।